अगला चैप्टर पढ़ते हैं मशीनें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में और मैकेनिकल में भी 10 से 15 नंबर की इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और जो भी चीज़ें हम आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से। देखिए मशीनें, यहाँ पे हम मशीनें पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि, और आप लोग जनरली आप लोग देखे होंगे मशीन होता क्या है, और मशीन के बारे में आप व्यवहारिक रूप से शुरू से देखते आ रहे हैं। आप कई टाइप की आप मशीनें देखते भी हैं, लेकिन मशीन के जो आपके वर्क होते हैं वह 2 चीज़ों पर निर्भर करते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट पर। और किसी भी मशीन का इनपुट आउटपुट के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि मशीन में छोटे छोटे मेंबर होते हैं और छोटे छोटे मेंबरों से मिल करके मशीनें, बड़ी मशीनें तैयार होती हैं, जिससे उनमें फ्रिक्शन होने लगते हैं। और फ्रिक्शन होने की वजह से इनपुट कभी आउटपुट के बराबर नहीं होता है। अगर किसी मशीन पर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उतना हमें कार्य प्राप्त हो जाए तो वह आदर्श मशीन है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। अगर मशीन में फ्रिक्शन में हानियाँ हो रही हैं तो वह आपका व्यवहारिक मशीन होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं, पहला टॉपिक है मशीन। मशीन होता क्या है? देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, मशीन एक ऐसी यांत्रिक युक्त है, यानी कि मैकेनिकल डिवाइस है। मशीन जो होता है वह मैकेनिकल डिवाइस ही होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर कौन सा डिवाइस है, उसे हम मैकेनिकल डिवाइस बोलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक डिवाइस कहा जाता है वह इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में अगर कुंडली न लगाएं तो बिजली जनरेट उसमें नहीं होगा, इलेक्ट्रिक जनरेट उसमें नहीं होगा। तो जो ट्रांसफार्मर तैयार होता है वह बड़े बड़े मैकेनिकल के कंपनियों में तैयार होता है। वह शुरू में आपका मैकेनिकल डिवाइस ही होता है, लेकिन बाद में जब हम उसमें कुंडली लगा देते हैं, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली लगा दिया जाता है, तो वह इलेक्ट्रिक को जनरेट करता है। और जब इलेक्ट्रिक को जनरेट करता है तो उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो यहाँ देखिए मशीन की हम डिफिनेशन देते हैं। मशीन एक ऐसी यांत्रिकी युक्ति है जो दत्त ऊर्जा को प्रदत्त ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इनपुट एनर्जी को आउटपुट में बदलता है। जितना हम मशीन पे कार्य कर रहे हैं वह आउटपुट के रूप में कार्य करता है, तो आपका मशीन होता है। ठीक है, मशीन मुख्यतः 2 टाइप का होता है, एक सामान्य मशीन होता है जनरली मशीन, और एक मशीन होता है आपका यौगिक मशीन। सामान्य मशीन क्या होता है? सिंपल मशीन, ऐसी मशीन जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल पावर की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि हाथ से चलाया जाता है, तो उसे हम सामान्य मशीन कहते हैं। जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, हाथ से चलाया जाता है। साइकिल, ये भी हाथ से पैर से चलाए जाते हैं। घिरनी तंत्र, ये भी रस्सी के माध्यम से हाथ से चलाए जाते हैं। तो यह सामान्य मशीन है। अगला है यौगिक मशीन। ऐसी मशीन जिसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल पावर की आवश्यकता होती है, उसे हम यौगिक मशीन कहते हैं। जैसे क्रेन में अगर ऑयल न डाला जाए तो क्रेन आपका नहीं चलेगा। मोटर वाहन, कोई भी मोटर वाहन हो, अगर उसमें डीजल पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वह कार्य नहीं करेगा। जनरेटर मशीन, इसको भी चलाने के लिए हमें डीजल की आवश्यकता पड़ती है। लिफ्ट, इसको भी चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता होती है। तो जब हमें इलेक्ट्रिक पावर या मैकेनिकल पावर की आवश्यकता पड़े किसी मशीन को चलाने के लिए, तो हम यौगिक मशीन कहते हैं। अयौगिक मशीन बड़ी मशीनें होती हैं, कई मेंबरों से मिल करके बनी होती हैं। अब देखिए किसी मशीन में 2 चीज़ें होती हैं, एक दत्त ऊर्जा और एक प्रदत्त ऊर्जा। दत्त ऊर्जा क्या होती है? इनपुट एनर्जी। किसी मशीन पर किए गए कार्य के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे दत्त ऊर्जा कहते हैं। और दत्त ऊर्जा बराबर होता है प्रयास गुणे प्रयास का विस्थापन, यानी कि मशीन पे जितना प्रयास कर रहे हैं और जितना प्रयास का विस्थापन हो रहा है, जितना हमारा प्रयास वर्क कर रहा है, वो आपका दत्त ऊर्जा होता है। अगला प्रदत्त ऊर्जा, किसी मशीन से जितना कार्य प्राप्त होता है उसे हम प्रदत्त ऊर्जा कहते हैं। और प्रदत्त ऊर्जा बराबर होता है भार गुणे भार का विस्थापन। भार को W से डिनोट करते हैं, भार के विस्थापन को X से। अब आइए हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं टिप्पणी में। पहला यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए यांत्रिक लाभ होता क्या है? किसी मशीन में कई यंत्र लगे होते हैं, वह कई यंत्रों का विन्यास होता है, तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि उसके सभी यंत्र कुछ न कुछ कार्य करें। और जब उसके यंत्र कार्य करेंगे तो उन यंत्रों के द्वारा हमें लाभ प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं यांत्रिक लाभ, यानी कि उस मशीन से हमें लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा।
लेकिन अगर उसके यंत्र, उसके डिवाइस अगर कार्य नहीं करेंगे तो यांत्रिक लाभ हमें कम प्राप्त होगा। डिफिनीशन क्या देंगे? किसी मशीन का यांत्रिक लाभ उस मशीन द्वारा उठाए गए भार W तथा लगाए गए प्रयास P के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम MA से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि भार W और प्रयास P के अनुपात को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। अब आइए इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। यांत्रिक लाभ का फार्मूला क्या होता है? यांत्रिक लाभ MA बराबर होता है भार W अपन प्रयास P। अगला वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो। देखिए मशीन में वेगानुपात होता है कि यदि मशीन तेज़ी से कार्य कर रहा है तो उसका वेगानुपात ज़्यादा होगा। अगर मशीन अगर धीरे धीरे वर्क कर रहा है तो उसका वेगानुपात क्या होगा? कम होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है किसी मशीन पर लगाए गए प्रयास P का विस्थापन y तथा उठाए गए भार W का विस्थापन x के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। VR बराबर होता है, इसे हम VR से डिनोट करते हैं, प्रयास का विस्थापन y बटे भार का विस्थापन x। अगला हमारा दस्ता। देखिए मशीन का दस्ता दो टाइप से होता है। अगर मशीन आपकी आदर्श मशीन है तो उसकी दस्ता 100% होगा, लेकिन अगर मशीन आपका व्यवहारिक मशीन है तो उसका दस्ता 100% नहीं होगा। अब डिफिनीशन इसका देख लीजिए। किसी मशीन की दस्ता उस मशीन के यांत्रिक लाभ MA तथा वेगानुपात VR के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा बराबर होता है यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात गुणे 100 से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि दस्ता को हमेशा परसेंटेज में शो किया जाता है। किस में शो करते हैं? परसेंटेज में, कि कितना उसकी इफिशिएंसी है। अब इसके दो पॉइंट हैं। पहला है किसी भी मशीन की दस्ता 100% नहीं होती हैं। यदि ऐसा है तो वह आदर्श मशीन है, यानी कि आदर्श मशीन की दस्ता केवल 100% हो सकती है। दूसरा पॉइंट है कोई भी मशीन आदर्श नहीं होती है, क्योंकि मशीन के कार्य करते समय घर्षण में कुछ न कुछ हानियाँ जरूर होती हैं। अगर घर्षण में हानि हो रहा है तो दो टाइप से हो सकता है, या तो प्रयास के घर्षण में हानि हो या तो कार्य करने के घर्षण में हानि हो, भार के घर्षण में हानि हो। अब देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के इक्वल नहीं हो सकता है व्यवहारिक मशीन के लिए, क्योंकि घर्षण में हानि होगा। अब देखिए अगला टॉपिक है व्यवहारिक मशीन। ऐसी मशीन जिसकी दस्ता 100% ना हो उसे हम व्यवहारिक मशीन कहते हैं, यानी कि दुनिया में जितनी भी मशीनें दिखाई देती हैं वो हमारी व्यवहारिक मशीनें हैं। अगला हम आते हैं एक न्यूमेरिकल लेके आपके पास। उससे पहले एक टॉपिक और हम आपको पढ़ा देते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछे जाते हैं कि किसी मशीन के यांत्रिक लाभ वेगानुपात तथा दस्ता में रिलेशन या संबंध। ठीक है, हम जानते हैं कि आदर्श मशीन के लिए इनपुट जो एनर्जी होता है वो आउटपुट एनर्जी की क्या होता है? इक्वल होता है। और जब इक्वल होगा तो इनपुट एनर्जी P गुणे Y होता है और आउटपुट एनर्जी होता है W गुणे X। P को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, X को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो Y बटे X बराबर W अपन P। Y बाई X को वेगानुपात कहते हैं और W बाई P को कहते हैं यांत्रिक लाभ। तो यहाँ पे दस्ता कितनी है? 100% है। तो हम दस्ता बराबर निकालेंगे तो MA बटे VR गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस रिलेशन को दिखाने के लिए कई मेथड होते हैं। एक ये भी मेथड है, आप इसको भी पढ़ लीजिए। अगला हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। पहला हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया फर्स्ट। देखिए 5 नंबर के आपके क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, तो आप यह क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपकी मशीन में जो क्वेश्चन आपकी ज़्यादातर पूछे जाते हैं वह इसी टाइप के पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है किसी मशीन पर 200 न्यूटन का प्रयास लगाने पर प्रयास का विस्थापन 10 सेंटीमीटर होता है, तो बताइए कि इस मशीन पर 5 सेंटीमीटर के विस्थापन में कितना भार उठाना पड़ेगा, जहां मशीन की दस्ता 80% है। अब देखिए प्रयास P दिया है 200 न्यूटन, प्रयास का विस्थापन 10 सेंटीमीटर, भार का विस्थापन 5 सेंटीमीटर, दस्ता 80%। हम फार्मूला लगा देंगे, ईटा बराबर MA अपन VR गुणे 100। पहले जो दिया हुआ लिख लीजिए, उसके बाद तब फार्मूला लगाएंगे। ईटा बराबर होगा MA बराबर होगा W अपन P, VR बराबर होगा Y बाई X गुणे 100, या इसी को लिख सकते हैं W बाई P गुणे X बटे Y, या ईटा बराबर W गुणे X बटे P गुणे Y, क्योंकि पहले का गुणा चौथे में होता है और दूसरे का तीसरे में। तो देखिए पहले का गुणा चौथे में किए हैं और दूसरे का तीसरे में। तो ईटा बराबर इतना हो गया। अब आते हैं वैल्यू पुटअप कर दीजिए। यहाँ वैल्यू हमने पुटअप किया है, दस्ता इतना दिया है W गुणे 5 बटे 200 गुणे 10,
W का मान निकालेंगे 320 न्यूटन आएगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे जांच कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को जांच कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है। देखिए तरीका, देखिए VR का मान होता है यहाँ पे y/x, और y का मान है 10/5, x का मान 5 है, तो VR का मान कितना है 2। यानी कि इस मशीन पर 200 न्यूटन का अगर प्रयास लगाएंगे तो चूंकि दूना आ रहा है ना, तो 200 न्यूटन का प्रयास लगाएंगे तो कार्य कितने का करेगा, दूना करेगा, यानी कि 400 न्यूटन का यह कार्य करेगा। 400 न्यूटन का कार्य करेगा कब, जब दस्ता हो 100% तब, लेकिन दस्ता यहाँ पे कितनी है 80% है, कितना कम है 20%। तो जब 400 न्यूटन का आप 20% कम करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 80 न्यूटन। और जब 80 न्यूटन आएगा तो उस वैल्यू में से माइनस कर दीजिए, 400 में से 80 माइनस कर दीजिए, तो 400 में से आप 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 320 न्यूटन। तो देखिए 320 न्यूटन हमारा आ गया। आगे दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं कि किसी मशीन द्वारा 400 न्यूटन का भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी। अब यहाँ प्रयास पूछ रहा है, यदि प्रयास का विस्थापन 10 सेंटीमीटर तथा भार का विस्थापन कितना हो आपका 20 सेंटीमीटर, तो मशीन की दस्ता 60% हो। यहाँ पे 60% एफिशिएंसी दिया है। तो लिख लीजिए पहले क्या क्या दिया है, W इतना दिया है, Y इतना दिया है, X इतना दिया है, ईटा इतना दिया है, तो P पूछा है। फार्मूला लगा दीजिए, ईटा बराबर W × X / P × Y × 100। अब यहाँ वेगानुपात VR बराबर होगा Y/x, तो VR का मान 10/20 तो 0.5, यानी कि यह मशीन आधा वर्क करेगा। यानी कि 400 न्यूटन का भार उठाने के लिए इसको प्रयास कितना लगाना पड़ेगा 800 न्यूटन का, लेकिन 60% है यहाँ पे दस्ता, तो 40% उसका कम होगा। वैल्यू पुटअप करिए, ईटा बराबर 0.6, W का मान रखिए, X का मान रखिए, P का मान रखिए, Y का मान रखिए, और यहाँ से P की वैल्यू को क्या करिए आप ज्ञात कर लीजिए। जितना P का मान आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब अगले टॉपिक पे हम पहुँचते हैं कि मशीन का नियम क्या होता है। देखिए अगला टॉपिक है मशीन का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन आपके हर साल कि मशीन का नियम होता क्या है। देखिए मशीन का नियम, लॉ ऑफ मशीन। देखिए मशीन के नियम को एक ग्राफ से दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है, इसी ग्राफ के माध्यम से हम इसको हम दिखाते हैं। किसी मशीन पर किया गया प्रयास P तथा उठाए गए भार W के बीच गणितीय संबंध स्थापित करना मशीन का नियम कहलाता है। यानी कि प्रयास P और भार W के बीच में जो गणितीय संबंध स्थापित करेंगे उसे हम मशीन का नियम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मशीन का नियम आपका हम 2 अक्षर दिखाते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। हम मशीन के नियम में प्रयास P को हम Y अक्ष पे दिखाते हैं और भार W को हम X अक्ष पे दिखाते हैं। तो यह प्रयास P हो गया, यह भार W हो गया। यदि मशीन आपकी 100% दक्षता वाली है, यानी कि आदर्श मशीन है, तो आप जितना प्रयास करेंगे उतना भार उठाएगा, फिर प्रयास करेंगे उतना भार उठाएगा। और इन बिंदुओं को लेकर अगर रेखा खींचेंगे तो यह सीधी रेखा ऐसे प्राप्त होगी। कहाँ से प्राप्त होगी, यहाँ से, मूल बिंदु से। तो यह आदर्श मशीन के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप जानते हैं कि आदर्श मशीन, कोई भी मशीन आदर्श मशीन नहीं होती है। तो जब हम प्रयास लगाते हैं तो प्रयास में कुछ फ्रिक्शन में हानि हो जाती है, और जब फ्रिक्शन में कुछ ना कुछ हानियाँ हो जाएंगी तो मान लेते हैं हम प्रयास 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो जब हानि होगा उसमें तो कार्य वह 10 न्यूटन के बराबर नहीं करेगा, वह कार्य आपका 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन के बराबर कार्य करेगा। तो मान लेते हैं हम 10 न्यूटन का अगर हम प्रयास लगा रहे हैं तो कार्य वह 5 न्यूटन का करेगा। जब 5 न्यूटन का करेगा और हम इसको मिलाएंगे, फिर मान लेते हैं 20 न्यूटन का हम प्रयास लगा रहे हैं और वह 10 न्यूटन का कार्य किया, 10 न्यूटन का कार्य किया, तो जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो इन बिंदुओं से जो रेखा प्राप्त होगी वह ऐसे प्राप्त होगा। तो यह रेखा मूल बिंदु से नहीं जा रही है, कहाँ से जा रही है, थोड़ा ऊपर। तो जितना ऊपर होके जाती है वह कहते हैं घर्षण में हानि। तो यह किसके लिए है, व्यवहारिक मशीन के लिए। तो यहाँ पे हमने दिखाया है भार W को इस अक्ष पे और प्रयास P को Y अक्ष पे। देखिए यह जो रेखा गई है आदर्श मशीन के लिए है, यह जो रेखा गया है आपका व्यवहारिक मशीन के लिए है। मान लेते हैं P1 कार्य कर रहा है, P1 प्रयास लगाने पे W1 कार्य कर रहा है और P2 प्रयास लगाने पे W2 कार्य कर रहा है। तो इसको मिलाएंगे तो यह बिंदु 1 प्राप्त होगा, एक बिंदु आपका यह प्राप्त होगा।
अब व्यवहारिक आदर्श मशीन के लिए बिंदु यह प्राप्त होगा, एक बिंदु आपका यह प्राप्त होगा, मान लेते हैं। चलिए टाइम, क्योंकि इसके लिए नहीं लिए, हम इसके लिए लिए हैं, इस रेखा के लिए केवल लिए हैं। अब W1 W2 आपका कार्य प्राप्त होगा। अब इसको मिलाए हैं तो देखिए B जो है यहाँ फ्रिक्शन में हानि है, क्योंकि इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे तो मूल बिंदु पे यह रेखा नहीं आएगी, मूल बिंदु से थोड़ा सा ऊपर जाएगी। अब इसको सीधा खींचेंगे तो यह एंगल जो बनेगा इस रेखा का वह थीटा कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं प्रवणता। और थीटा की वैल्यू लेते हैं tan थीटा। tan थीटा क्यों लिया जाता है? क्योंकि प्रयास P को लंबवत ले रहे हैं, भार W को हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, इसलिए tan थीटा लगाया जाता है। जो एंगल बनता है उसे हम tan थीटा कहते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा बन रहा है तो क्या होगा आपका tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू होगी A, स्थिरांक लेते हैं A, जिसे हम कहते हैं प्रवणता। अब यह रेखा है तो रेखा का समीकरण लगाएंगे, रेखा BC का समीकरण y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी। y को हम PH पे डिनोट किए हैं, यानी कि YH पे P को डिनोट किए हैं, प्रयास को, तो P। m क्या है आपका? tan थीटा है, यानी कि जो प्रवणता दिया गया है। x को हम x पे क्या डिनोट किए हैं? W डिनोट किए हैं, W डिनोट किए हैं, तो गुणे W। अब प्लस B, C क्या है? फ्रिक्शन में हानि है, तो B से हम डिनोट किए हैं। या P बराबर लिख सकते हैं, tan थीटा को A लिखेंगे, W हो जाएगा और प्लस B, तो P बराबर होगा W प्लस B। यह आपका जो समीकरण बनेगा वह मशीन का नियम होगा। इसी प्रकार अगर हम पहले P1 के लिए लें, W1 के लिए लें, तो P1 बराबर होगा W1A प्लस B, क्योंकि थीटा तो वही रहेगा, A का मान वही रहेगा। P2 लें दूसरे के लिए, W2 वर्क कर रहा है तो W2 गुणे A प्लस B, जहाँ A और B का मान ज्ञात कर सकते हैं आप, इस तरह का मान निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल में। यहाँ तक हमारा यह लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया मशीन के नियम तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के भार उठाने वाली मशीनें क्या क्या होती हैं, किसी मशीन से हम क्या क्या हम कर सकते हैं और किस मशीन से कितना भार उठाया जा सकता है, और इस मशीन में सबसे अच्छी मशीनें कौन कौन सी होती हैं। पहला आपका घिरनी तंत्र है, दूसरा आपका धुरी या पहिया। अब घिरनी तंत्र में कई प्रकार की घिरनी पड़ेंगे, जैसे प्रथम प्रकार की, द्वितीय प्रकार की, तृतीय प्रकार की। धुरी है तथा पहिया, धुरी पहिया भी दो प्रकार का, व्यासांतरित और सामान्य। रैंक तथा पिनियन गियर, ये भी पढ़ेंगे। चौथा आपका सिंगल तथा डबल फ्रेंच गियर, ये भी पढ़ेंगे, चूँकि यह आपके सिलेबस में नहीं है, तो यह चूँकि आपको नहीं पढ़ना है, यह पढ़ना है, यह पढ़ना है और यह पढ़ना है। पाँचवा साधारण तथा व्यासांतरित स्क्रू जैक, यह भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट आपका यह, इसको आप पढ़िएगा ज़्यादातर, और ये आप ज़्यादातर पढ़िएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे विभिन्न प्रकार के भार उठाने वाली मशीन के बारे में। आज का हमारा बस वीडियो आपका बस यहीं तक आपका रहेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों के पास यह पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटी जो आपका लगा हुआ है उसको आप ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो अगर हम डालेंगे यूट्यूब पर तो आपके पास वो मैसेज आपके पास चला जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका जवाब हम आपको दे देंगे, या आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना आज मोबाइल नंबर भी उसमें डाल देते हैं, ताकि आप हमसे कांटेक्ट कर सकें। धन्यवाद।